10th मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल मैं इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं यकीन के साथ कहता हूं इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और देखना, जैसे मैं सॉल्व करूंगा ना, आपको लगेगा कि अरे यार इतना जानकारी मुझे था ही नहीं। और क्वेश्चन, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाते होंगे, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने के साथ साथ बहुत चीज एक्स्ट्रा ऐसे चीज बताएंगे जिसे आप जान करके संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ अरे यार बना तो रहा था क्वेश्चन, लेकिन ये हमको पता ही नहीं था, है ना। वो सब चीज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर bq प्लस r तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कंडीशन होगा, 0 लेस r r लेस b होगा या 1 लेस r r लेस b होगा, है ना। कौन होगा इसका सही आंसर। बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा कि हाँ इसका ये आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी ऐसे पता होगा, है ना। लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। क्या समझेंगे, सबसे पहली बात है कि दो धन पूर्णांक कहता है a और b, यानी a और b कोई दो संख्या है, के लिए यदि a बराबर bq प्लस r तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो यहाँ जो दिया गया है a बराबर bq प्लस में r, वास्तव में ये क्या है, a हमारे पास क्या है, भाज्य है। क्या है ये, भाज्य है, ठीक है। और उसके बाद b हमारे पास क्या है, b हमारे पास भाजक है, ठीक है। और q हमारे पास क्या है, तो q हमारे पास भागफल है। क्या है, भागफल है। और प्लस है तो प्लस, r क्या है, r हमारे पास प्यारे बच्चों शेषफल है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो आपने पता कर लिया कि a तो हमारे पास भाज्य है, b हमारे पास भाजक है ना, q हमारे पास भागफल है और r हमारे पास शेषफल है। तो यहाँ पे r का कंडीशन दिया होगा, यानी दिया हुआ है सब में r बराबर कि r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा या r b से छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये कंडीशन में आपको बताना है। तो r को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि भाज्य के जगह पे कोई संख्या ले लो, मान लो कि हमने ले लिया यहाँ पे 10, ठीक है, भाज्य के जगह पे, और भाजक के जगह पे हमने ले लिया 5, है ना। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, घटाएंगे तो 0 आ गया, है ना। तो आपको पता है कि बीच वाला क्या होता है, भाज्य होता है ना। और ये हमारे पास क्या है, तो भाजक है। और ये हमारे पास क्या है, तो भागफल है, सॉरी ये क्या है, भागफल है, भागफल है। और नीचे हमारे पास क्या है, तो ये शेषफल है। अब शेषफल को हम r से दर्शाते हैं। अब बताइए r जो आएगा ना, देखिए कोई भी अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग तरीका होंगे, ठीक है। देखिए अगर कोई संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो r का मान या तो 0 आता है या तो r से बड़ा आता है कि नहीं आता है। लेकिन r की वैल्यू याद रखना, वो a और b से हमेशा छोटा रहेगा। a और b कौन है, यहाँ पे a हमारे पास ये है, a हमारे पास भाज्य यानी 10, ठीक है। तो ये a और b से हमेशा छोटा आएगा शेषफल, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो a और b से तो छोटा रहेगा और 0 से बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, क्योंकि r हमारे पास शेषफल जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा, इस चिन्ह का मतलब ही होता है या तो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। ये मुंह जिधर घुमा रहता है उधर की संख्या बड़ी होती है, इसका मतलब ये समझ जाना। तो r यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि या तो 0 से बड़ा होगा r का मान या फिर 0 के बराबर होगा, इस चिन्ह का मतलब ये हुआ, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। समझ गए बात, ठीक है। आपने ये समझ लिया। समय लगता है क्वेश्चन में, लेकिन आप डिटेल से समझो तो वो आपके लिए बेहतर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 है, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 8 के पावर 0 है, उसका मान 1 होगा, गुने में 2 के पावर 0 इसका मान 1 होगा। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा क्या, नहीं रे भाई, 1 गुने 1 1 ही होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया मेरे भाई, हेलो। हाँ, अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। √18 का परिमेयीकरण गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। जब भी परिमेयीकरण गुणांक कह रहा है, इसका मतलब ढूंढना है आपको इसको
जैसे अपरिमेय संख्या अभी है ना, इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है आपको। तो √18 का परिमेयीकरण करना है, यानी परिमेयीकरण गुणांक आपको पूछ के बताना है, मतलब हल करके बताना है। तो √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 और 9 को 3 गुने 3, ये आएगा, यही ना आएगा। अब इन 3 गो में से एक 3 तो बाहर आ जाएगा, तो √2। अब सोचो कि √2 में कितना से गुना करेंगे कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर √2 से गुना कर दीजिए, तो √2 से इन सभी में गुना कर देंगे तो कितना होगा इसका वैल्यू, इसका आंसर निकल के आएगा, मान लो कि 2 2 3 6 आएगा, है ना। लेकिन 6 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेयीकरण गुणांक आपको कहा गया है कि निकाल करके बताइए। परिमेयीकरण गुणांक जब भी कहें तो जो हमें संख्या दिया रहता है उसको कोशिश करते हैं हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो हमने कितना से गुना किया, गुणांक इसका कितना हुआ, गुणांक हुआ √2, तो √2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह लो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह लो, दोनों एक ही बात है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किसे ज्ञात करते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम क्या ज्ञात करते हैं, तो हम HCF निकालते हैं, सबको पता है ना। तो HCF बोले तो मौसा, महत्तम समापवर्तक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 5। ये कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपको ये कहा जा रहा है, मतलब m की जो वैल्यू है वो आपको लेना है पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और फिट करके देखना है कि किस मान से, यानी कौन सा पूर्णांक हम लिए हैं कि वो कौन सा आ जाए, धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। m का मान कोई भी लेकर के, जैसे m का मान आप धनात्मक पूर्णांक कौन कौन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आप बहुत सारी संख्या जो है धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। तो m के जगह पे इन सभी मान को देखेंगे फिट करके, और फिट करने के बाद देखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस संख्या से आता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि, चलो मान लो कि m बराबर हम 1 रख रहे हैं इन तीनों में। चलिए 4 है ना, तो 4 देखिए m के जगह पे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर m बराबर लिख देते हैं कि आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, जो भी। तो हम पहले m बराबर 1 लेकर के देखते हैं। चलिए फिट करते हैं, 4 और गुने में m के जगह पे 1 हो जाएगा और प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 एकम 4 और 2 6, 6 आ गया हमारे पास, है ना। तो 6 क्या है, सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, हमें तो धनात्मक विषम पूर्णांक लगाना है ना, इस बात को ध्यान रखना। 4 और गुने में m है, m के जगह पे 1 रखेंगे और प्लस में 4 दिया गया है। तो अब बताइए कितना होगा, 4 से क्यों गुना करेंगे, 4 4 4 जोड़ेंगे तो 8। ये तो भाई धनात्मक सम पूर्णांक आ गया ना, हमें तो धनात्मक विषम पूर्णांक ढूंढना है। आइए इसमें हम रखते हैं 4 गुने में m के जगह पे 1 रखेंगे और प्लस में 1 है तो 1, तो कितना हो जाएगा, 4 से क्यों गुना किया, 4 1 5। तो यही आंसर आ गया। देखिए हम 1 का मान इसमें रखे, ऑप्शन सी में रखे हैं, तो देख सकते हैं विषम पूर्णांक आया हमारे पास, वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो हम यहाँ यानी कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन सी में m के जगह पे ये पूरा का पूरा मान अगर एक एक करके देखेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी में तो धनात्मक सम आ रहा है, हमें तो क्वेश्चन निकालना था धनात्मक विषम पूर्णांक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, एक को छोड़कर, यानी जो हम परिभाषा भी दे रहे हैं आपको, एक पर लागू नहीं होता है, ठीक है। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, और एक को छोड़ करके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ओके, इस बात को ध्यान रखना। तो 91 स्वयं से भी कटेगा, 91 भी कटेगा, लेकिन एको से कटेगा। आई 13 से भी कट जाएगा, 13 से 91,
कहने का मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब इसको अगर काटेंगे तो 13 सते 91, 7 गुने में 13 और गुने में 1, ये सब आ जाएगा, है ना। हमने डिफिनेशन क्या बोले कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो देखो कौन होगा इसमें, 41 हो जाएगा, मतलब ये 41 गुने में 1, 41 से कम 41, यानी स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, यही है। दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हो कि ऐसी संख्या जिसका हम अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 अंक आए, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ऐसे भी हम निकाल लेते हैं। जैसे कि इसमें देखो 91 को अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे 3 संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 213 को अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 213 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, 3 सते का 3 एकम 3 आएगा, यही ना आएगा, 3 सते का 3 एकम 3, 71 तिहाई, मतलब 3 गुने में 71 रख सकते हैं और गुने में 1 भी तो रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 71 से लगाएंगे तो 1 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक आ गए हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं आया। अब देखिए 41, इसमें केवल 2 अंक आए, तो ये अभाज्य संख्या, केवल 2 अंक आ जाए अभाज्य गुणनखंड करने पर तो वो हो जाता है अभाज्य संख्या। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छठा हो गया, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्या कहता है, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं भाई, द्विघात बहुपद, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, द्विघात बहुपद। ठीक है, आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो आपको बता दिए कि 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और 1 घात तो दिखाई नहीं देता है, वो छिपा रहता है। देखिए इस पर भी 1 घात छिपा है, इस पर 1 घात छिपा है, मतलब ये हमारे पास करेक्ट आंसर है 1 घात वाले बहुपद। मानिए ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये 1 घात वाले बहुपद है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे नौमा क्या कहता है, वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस के 3 बराबर क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में हम गुना कर देंगे किस में, 1/y से, है ना, और प्लस में 3 है तो 3 रहने देते हैं। अब देखो मेरे भाई, वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो यहाँ पे y गुने में y और गुने में 1/y है तो y और प्लस में 3 है तो 3। तो यहाँ y से y कैंसिल काट सकते हैं ना आसानी से, ये y से y कैंसिल कट गया, तो हमारे पास क्या है, y प्लस में 3, y प्लस के 3 आंसर आ गया, है ना। और कोई है y प्लस में, अच्छा कहीं कुछ छूट नहीं तो रहा है, y प्लस 3, y प्लस में 3 कहीं पे नजर आ रहा है, यहाँ पे y प्लस 3 रख दो। नहीं, मिस्टेक, मिजोर मिस्टेक हुआ, सॉरी, ऐसे कैसे रख देंगे, अपना मन से निकाल देंगे। क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि चलो छोड़ो इसको, वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर में हम गुना करेंगे 1/y से, है ना, और प्लस है तो प्लस, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में था तो सब में ना गुना करेंगे, तो ये 3 गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों में गुना कर दिए। अब देखो यहाँ से हम कट सकते हैं, वाई स्क्वायर से y से कट जाएगा इसका स्क्वायर, तो बचेगा y और प्लस में ये 3y स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारे पास, कौन है, y प्लस में 3y स्क्वायर, y प्लस में 3y स्क्वायर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, ये आपने समझ लिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, एकदम मजे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे 10वां कहता है 0.4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। 0.4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होगी। 0 तो एक को मानते अल्फा, एक को मानते हैं बीटा, आपको दिखाई दिया, ये अल्फा एक बीटा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 4 और प्लस में बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 7, इंटू एक्स है तो एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 और गुने में बीटा का मान कितना है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस तो माइनस, 7 4 कितना हो जाएगा 11x और प्लस में
7 चौक 28 हो जाएगा, ये हमारे पास 28। तो अब कहोगे सर यहाँ पूछ रहा था कि शून्य इतना वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, हमने तो यहाँ पे एक निकाला, तो एक ही हो जाएगी क्या? नहीं, और भी हो सकती है। अगर इन सब में मान लो कि सब में 4 से गुना कर दे, सभी में 4 से गुना कर दे तो 4x² हो जाएगा, माइनस के 11 चौक 44x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्लस में 28 गुने में 4 हो जाएगा, गुना करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा 5 से गुना करेंगे समय तो एक और नया बहुपद ज्ञात हो जाएगा। जैसे 4 से गुना किए तो एक और नया बहुपद प्राप्त हुआ, है ना। हम 5 से इन सब में गुना करेंगे तो एक और नया बहुपद, 6 से गुना कर देंगे पूरे में तो एक और नया बहुपद। तो ऐसे करके तो अनंत संख्याएं हैं, तो अनंत बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनगिनत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? आइए, 2 शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक मेरे भाई? कितने शून्यक? 2 शून्यक, है ना। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? आइए, तो अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है कि बहुपद इतना के शून्यक कौन से हैं? ये आपको निकालना है कि शून्यक कौन से हैं। तो ये जो बहुपद दिए गए हमारे पास, क्या दिया गया? x² माइनस के 2x और माइनस के 3, है ना। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका बहुपद ये जो दिया गया है इसको हम तोड़ लेंगे। तो चलिए, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में हम शून्य रख लेंगे और निकाल देंगे इसको, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं तो माइनस का 3x² हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये लास्ट। माइनस 3 से x² में गुना के तो माइनस 3x²। माइनस 3x² को तोड़ो ऐसे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x पूरे और गुना करने पर उतना पूरे। तो x² अगर हम माइनस के 3x रख दे और प्लस में x रख दे, है ना। तो देखिए 3x में से x अगर घटाएंगे तो माइनस के 2x पूरेगा, और माइनस के 3x में x से गुना करेंगे तो माइनस 3x² हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x और माइनस के 3 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये और ये बराबर है तो x माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस में 1 और बराबर में 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x माइनस 3 बराबर 0 रख दीजिए और x प्लस में 1 बराबर 0 रख दीजिए। तो x की वैल्यू इधर प्लस का 3 और इधर x की वैल्यू माइनस का 1, मतलब 3 कॉमा माइनस 1, मतलब 3 आ गया, 3 प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 1, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। 13 कहता है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। हमें ज्ञात करना है 1/अल्फा एवं 1/बीटा का मान। तो आपको पता है कि ये a का मान हो गया, ये b का मान और ये हमारे पास c का मान, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए हमारे पास दिया गया इसका मान निकालना है तो 1/अल्फा और प्लस में 1/में बीटा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो कटेगा तो बीटा बचेगा, और प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल तो ये अल्फा बचेगा, है ना। ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है और बटे में अल्फा इंटू बीटा है। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, सबको पता है, माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, a से a कैंसिल तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के b/में c, है ना। ये हमारे पास आ गया माइनस b/में c। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चलो तोड़ देंगे। देखो भाई माइनस b/c होता है ना, तो माइनस और b का मान क्या है हमारे पास वो देखेंगे। b का मान माइनस के 3 तो माइनस का 3 रख देंगे, और बटा में c का मान 5 है तो 5। तो आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 3 और बटा में 5। ये आंसर आ गया ना, समझ गए। 3/5 आंसर आया।
3/5, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस के 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस के 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल या 3 हल या अनगिनत हल या कोई हल नहीं। तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए, जैसे कि a1 बटा में a2 है, अब बराबर नहीं b1 बटा में b2 रहता है, तो इसका अद्वितीय हल होता है, मतलब केवल एक हल होते हैं। ठीक है, केवल एक हल होते हैं, यानी अद्वितीय हल। अच्छा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 अब बराबर c1 बटा में c2, इस प्रकार के समीकरण जो होंगे ना, तो उसके अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे, अनगिनत हल। ठीक है, और वहीं पे a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 अब बराबर नहीं c1 बटा में c2, तो इसके कोई हल नहीं होते इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसको हम बैठा करके देखेंगे। हम देखेंगे क्या ये a1 का मान है, ये b1 का मान है, और हमारे पास ये c1 का मान है। उसी तरीके से ये a2 का मान है, ये हमारे पास b2 का मान है, और c2 ये है। ठीक है, ये c2 है। तो आइए हम मान पुट करके देखते हैं। a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 बटा a2 का मान, a1 का मान कितना है 2, और a2 का मान कितना है, a2 का मान है 4, भाग देंगे 2 दूनी 4, यानी 1 बटा में 2 आ जाएंगे। b1 बटा में b2 है ना, तो b1 का मान कितना है 3 है, और b2 का मान कितना है 6 है, भाग देंगे 3 दूना 6, 1 बटा में 2 हो जाएंगे। अच्छा, b1 बटा b2 हो गया। c1 बटा में c2, तो c1 का मान कितना है, तो c1 का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, और बटे में c2 का मान कितना है, c2 का मान यहाँ पे 15 है, तो 15 लिखेंगे, तो बराबर 5 3 15, 1 बटा में 3 आ गया। तो कहने का मतलब a1 बटा a2 का मान 1/2, b1 बटा b2 का मान 1/2, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये 1/3 ये बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और ये कंडीशन आता है तो हम क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि कोई हल इसका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि यदि 2k-1 कॉमा k समीकरण इतना का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना, तो आप सबको पता है कि पहला हमारे पास x होता है और दूसरा हमारे पास y होता है, तो हम इसमें मान पुट कर देंगे। क्या दिया गया है, 10x माइनस के 9y और बराबर में 12 दे रखा है। चलो इसमें पुट करते हैं, 10 गुने में x की वैल्यू क्या दिया गया है, x का मान 2k और माइनस में 1 दे रखा है, और माइनस के 9 गुने में y का मान कितना है, k है, तो हम यहाँ पे k लिखेंगे बराबर में 12। चलो हम गुना कर देते हैं, 10 दूना 20, 20 k हो जाएगा, माइनस के हमारे पास कितना 10 हो जाएंगे, और माइनस में 9 k हो जाएंगे, और बराबर में 12 है तो 12, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख लो 20 k है ना, तो 20 k में से 9 k अगर घटाएंगे तो कितना होगा, तो 20 k में से 9 k अगर घटा देंगे तो 11 k होगा, और बराबर में उधर 12 है तो 12, माइनस के 10 उधर गया तो प्लस का 10, 11 k बराबर में 12 10 कितना हो जाएगा 22, 11 दूना 22 काटेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ 2, k का मान 2 हो गया। ये हमारे पास आंसर आया, k का मान 2, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हेलो हेलो। अब हम क्या करते, अगला लेते हैं। अगला यानी 16वां प्रश्न। 16 क्या कहता है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, आपको बताना है कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या 1 होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि हमने आपको बोल दिया कि x प्लस में 5 बराबर 10, तो रैखिक समीकरण में चर ई है, चर का घात केवल 1 छिपा रहता है। ओके, तो 1 होती है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला 17 कहता है यदि समीकरण इतना तथा इतना बराबर k के कोई हल ना हो तो क्या होगा।
यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो, कब कोई हल नहीं होता है, जब a1 बटा में a2 है ना बराबर b1 बटा में b2 अब बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, तब कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी पे हम मान पुट करेंगे। ये a1 है ना, ये b1 है, ये c1 है, ये हमारे पास a2, ये b2 और ये हमारे पास c2। तो मान हम इस पर पुट कर देंगे। चलो a1 बटा a2, तो a1 हमारे पास 3 और a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास 6 है, बराबर है ना b1 बटा b2 है हमारे पास। तो b1 कितना है, b1 हमारे पास माइनस y है, उसमें एक छिपा रहता है, माइनस के 1 लेंगे। और b2 हमारे पास कितना है, b2 हमारे पास माइनस के 2 है, तो माइनस के 2 लेंगे, बराबर नहीं, बराबर नहीं, ये यही है, यही तुलना करेंगे, बराबर नहीं। c1 बटा c2, तो c1 का मान है 5 और c2 का मान है k, यहीं से निकाल लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, k से 1 में गुना करेंगे तो k बराबर नहीं 5 दूना 10 है ना 10, क्योंकि ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान नहीं रखोगे 10 तब जाकर के कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 18 क्या कहता है, यदि समीकरण x माइनस के 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो, अब अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होता है, अद्वितीय हल का कंडीशन a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2, ये अद्वितीय हल का कंडीशन है। तो इसी पे फिट करेंगे, ये हमारे पास a1, ये हमारे पास b1, ये हमारे पास c1, उसी तरीके से ये a2, ये b2 और ये हमारे पास c2, इसमें पुट करेंगे a1 बटा a2, a1 हमारे पास x है, उसमें 1 छिपा रहता है, a2 हमारे पास कितना है 3 हो जाएगा, बराबर नहीं b1 बटा b2, तो b1 हमारे पास माइनस के 2 है और बटे में b2 हमारे पास क्या है k है, तो हम लिखेंगे k। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया, k से 1 में गुना करेंगे तो k बराबर नहीं, 3 से माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 6 है ना, तो k के बराबर नहीं होना चाहिए माइनस के 6, तब जाकर के अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, ये आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 19 में प्रश्न क्रमांक 19 कहता है द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का व्युत्कर होगा, व्युत्कर मतलब d बराबर ज्ञात करना है, d बराबर क्या था बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अब यहाँ पे हम इसको फिट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है माइनस के 15 है, माइनस के 15 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस के 4 और गुने में a का मान x स्क्वायर है, इसमें 1 छिपा रहता है 1 लिख देंगे, गुने में c का मान है 50 तो 50। अब देखो माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा प्लस के 225 हो जाएंगे और माइनस में 50 चौका कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ये 200 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 आएंगे, तो d का मान 25, ये हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 19 हो गया सॉल्व। अब प्रश्न क्रमांक 20 को सॉल्व करेंगे। 20 क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। अब बताइए, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो, क्या कहता है मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। तो याद रखना, जब मूल वास्तविक एवं समान होता है तो d बराबर क्या होता है 0 होता है, और d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 हो जाएंगे। अब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, है ना, b का मान, ये a का मान, ये b का मान, b का मान हमारे पास 6k है ना, तो 6k का वर्ग कर देंगे, माइनस में 4 गुने में a का मान कितना है 9 है, और गुने में c का मान कितना है 4 है, बराबर 0। तो 36k स्क्वायर हो जाएंगे, इस सब को गुना कर दो तो माइनस का कितना होगा 9 चौक 36, 36 चौक 144 होता है क्या, 4 चौके 16 9 144, 144 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं 36k स्क्वायर माइनस के 144 इधर आया तो प्लस का 144 है ना,
36 से इसको काट सकते हैं, 36 चौके कटेगा क्या? हाँ 36 चौके 144 कट गया, तो के स्क्वायर बराबर में 4, तो के का मान आ गया 4 का रूट अंडर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो के बराबर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के 2, तो एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस के 2, एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस के 2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन भाई फोन कर रहा है? तो आपने प्रश्न क्रमांक 20 को भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 20वां सॉल्व हो गया। अब 21 क्या कहता है, समांतर श्रेणी -10, -6, -2, -2 का सारवंतर है। अब यहाँ पे सारवंतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए। सारवंतर वही d बराबर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो आगे वाला पद -6 है और घटा देंगे पीछे वाले पद को -10 को, तो कितना हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस का 10, तो d का मान कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 होगा, d बराबर ये हो जाएंगे 4, है ना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब 21 सॉल्व हो गया। हेलो, अब हम सॉल्व करेंगे क्या माँ, 22वां ये दिया गया, यदि ये पद और ये पद AP में है तो P का मान होगा। AP में पहले दिया गया, AP में कोई भी क्वेश्चन कब होगा AP में, जब उसका D बराबर D जो है ना वो समान होगा तब, यानी पहला D निकाल लो, दूसरा D निकाल लो, तीसरा D निकाल लो, यानी सारवंतर निकाल लो, और सब समान होता है तो हम कहते क्या है कि वो पद AP में है ना। उसी तरीके से यहाँ पे पद दिया गया है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद दिया गया है, और तब कहता है P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हिंट्स हमको दे रखा है कि ये सब AP में है, AP में है तो हम D1 ज्ञात कर लेंगे और बराबर D2 ज्ञात कर लेंगे, यानी D1 ज्ञात कर लेंगे फिर D2 ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या AP में है तो उसका D समान होता है, इसलिए D1 बराबर D2 कर दिए। तो D1 कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है कि A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है। तो D1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से घटा देते हैं A1 को, है ना, और बराबर D2 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A3 में से घटा देते हैं A2 को। ठीक है, अब A2 हमारे पास कितना है, A2 2P है, तो 2P में से घटा देंगे A1 को, तो A1 क्या है, P प्लस के 1 है, बराबर A3 कितना है, 4P है, 4P है, इसमें से घटा देंगे A2 को, तो A2 कितना है, 2P और प्लस में 1 है। ठीक है, चलिए 2P और माइनस के P माइनस प्लस माइनस के 1 हो जाएंगे, और बराबर में 4P और इधर माइनस के 2P प्लस 2P माइनस यानी 2P। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अच्छा ये माइनस है ना, A2 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ कर दिया क्या मैं? हाँ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, एक मिनट, इस साइड तो ठीक है। A3 कितना है, 4P माइनस के 1 है, 4P माइनस के 1 है, और ये घटेगा, है ना, और घटे A2 कितना है, 2P और प्लस के 1 है, मिस्टेक हो रहा था, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4P माइनस में 1 माइनस का 2P हो जाएगा, और माइनस प्लस के माइनस के 1 हो जाएंगे। जो कटने वाला है उसको काट सकते हो, काट देते हैं, इधर माइनस के 1 इधर माइनस के 1 कट गया, कैंसिल। अब ये हो गया, सब P वाले को एक साइड लाते हैं, ये 2P, या ऐसे करते हैं कि 2 P में से एगो P घटेगा तो एगो P बचेगा, है ना। 4P है ना, ये माइनस के 2P है, इधर देख लो 4P में से 2P घटेगा तो कितना होगा, 2P बचेगा। अब बच गया इधर माइनस का 1, ठीक है। अब इधर आ जाएगा तो P इधर आएगा तो माइनस के 2P बराबर हो जाएगा माइनस के, घटा देंगे तो माइनस के एगो P बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल, P का मान आ गया 1, और ये ऑप्शन A करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को देखते हैं। 23 क्या कहता है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 78 है। समांतर श्रेणी इतना
का कौन सा पद 78 है ऐसा आपसे कहा जा रहा है। देखिए आपको पता है कि पहला पद, ये दूसरा पद, पहला पद है तो A1 लिखेंगे, ये दूसरा पद है तो A2 लिखेंगे, ये तीसरा पद है तो A3 लिखेंगे, ये चौथा पद है तो A4 लिखेंगे। लेकिन कौन सा पद 78 है हमारा पता नहीं कि कैमा पद 78 है। जैसे ये पहला पद है 3, दूसरा पद है 8, तीसरा पद है 13, चौथा पद है 18, तो उसी तरीके से कैमा पद 78 हमारा पता नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे AN। ठीक है, AN बराबर 78, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AN बराबर हो जाएगा 78। तो अब देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है और बराबर में 78। तो आपको प्रथम पद तो पता है 3 है, आपको डी नहीं मालूम है, डी ज्ञात कर लो। डी कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है, डी बराबर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देता है। आगे वाला पद 8 है, घटा देंगे पीछे वाला पद 3, तो 8 में से 3 गया तो 5, डी का मान आ गया 5। तो अब इसमें हम पुट करेंगे और प्रथम पद यानी A1 3 है, A1 कह लो या A कह लो, लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम पद 3 है तो 3 लिखो, प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, डी के जगह पे कितना 5 और बराबर में 78। चलिए 3 सबको गुना कर लो, प्लस में 5n और माइनस में 5, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, बराबर में 78। अब देखिए ई 5n है तो n लिखो, 3 में से -5 घटेगा तो -2 है ना, यही ना आएगा, बराबर में कितना 78। अब 5n बराबर 78 है, -2 उधर गया तो +2, तो इसलिए हम डायरेक्ट n बराबर लिखते हैं 78 और 2 कितना 80, 5 गुना में तो बट्टा में, 16 पंचे 80, n बराबर आ गया 16। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 16वां पद जो है वो 78 है, तो 16वां पद 78 इसका आंसर हो जाएगा, 16वां पद। लो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 क्या कहता है, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। ये समांतर श्रेणी में है, जैसे पीछे क्वेश्चन सॉल्व की वैसे ही समांतर श्रेणी में इसका d समान होगा, यानी ये d1 बराबर d2 कह सकते हो। d1 ज्ञात करने के लिए ये a1 पहला पद पूरा का पूरा, ये दूसरा पद है ना, और ये हमारे पास तीसरा पद। ठीक है, तो d1 ज्ञात करने का तरीका मतलब a2 में से a1 को घटाएंगे, मतलब 3x में से आपको घटा देना है किसको, x + के 2 को, बराबर और d2 को क्या करना है, फिर आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, मतलब 4x + 1 में से घटा देना है 3x को। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे चलिए घटा देंगे तो 3x माइनस प्लस माइनस के x माइनस प्लस माइनस के 2 बराबर में 4x प्लस में 1, ये हो जाएंगे माइनस के 3x। अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो मेरे भाई क्या करते हैं, 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 2 गो x बचेगा। 3 गो x में से अगर 1 गो x घटेगा तो 2 गो x बचेगा, तो ये 2 गो x हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 2 है तो 2 लिखेंगे, हमने लिख दिया, बराबर 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा, प्लस में 1 है तो 1, ये 2x प्लस का x इधर है तो माइनस का x, बराबर 1 है तो 1 माइनस के 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x में से 1 गो x घटेगा तो x बचेगा, बराबर 2 1 3, 3 आया x का मान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने समझ लिया मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। 25वां क्या कहता है, कहता है वह AP निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखिए तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद हमारे पास 5 है और 7वां पद हमारे पास कितना है A7, 7वां पद हमारे पास, 7वां पद कितना है 9 दिया गया है। तीसरा पद का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस में 2d होता है, बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 1। 7वां पद का फॉर्मूला a प्लस में 6d एक कम करके बराबर 9, ये समीकरण 2 है ना। सिलेबस जो भी पढ़े होंगे तो सबको पता होगा, है ना। चलिए एक समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 हम लिखते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से
2 से। समीकरण 1 क्या कहता है, देखिए समीकरण 1 कहता है a प्लस में 2d बराबर में 5। ये हुआ समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस में 6d बराबर में 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो प्लस है ना, तो ये हो जाएंगे माइनस। घटाने पर लिख देते, किसी एक विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, कभी चर्चा कर रहे हैं घटाने पर। तो जब हम घटाने पर लिखे हैं ना, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का। विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये से ये कट गया। 2d में से 6d घटाएंगे तो माइनस के 4d आएंगे। और बराबर में 5 में से 9 घटा देंगे तो क्या होगा, 5 में से अगर 9 घटा देंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो d का मान आ जाएगा 4 एकम 4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा डायरेक्ट। तो d का मान 1 आया। अब यही d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो तो आ जाएंगे हमारे पास। तो लिखते इधर d का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में। चलो 1 में रखने पर तो 1 में रख दिए तो हमारे पास ये है एक a प्लस में 2 गुने में d के जगह पे 1 रख देंगे, a आया है ना, और बराबर में 5 है तो 5। तो a का मान आ गया 5, प्लस है तो माइनस के 2। a का वैल्यू आ जाएगा 5 में से 2 जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया। a का मान 3 और d का मान 1। तो हमें कहना है AP निर्धारित करने के लिए। तो AP का व्यापक रूप सबको पता होना चाहिए। क्या होता है, a प्लस में d a प्लस में 2d है ना, a प्लस में 3d, जहाँ तक जा सकते हैं ऐसे ले जा सकते हैं। a का मान कितना है 3, फिर a के जगह पे रखेंगे 3 और d के जगह पे 1, तो ये हो जाएंगे 4। फिर उसी तरीके से a के जगह पे रखेंगे 3 और d के जगह पे रखेंगे 1 2 एकम 2 3, ये हो जाएंगे 5। फिर ये हो जाएंगे 5 हो गया। ये हो जाएंगे हमारे ख्याल से d के जगह पे कितना, a के जगह पे हम रखेंगे 3 और d के जगह पे 1, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। ऐसे आते रहेंगे 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अरे काहेला बेचैन है यार तू लोग। आगे बढ़ते हैं। छठा हो गया, छठा कह रहे हैं 25 हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, 26 देखेंगे। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद है। समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो 12वां पद मतलब a12 आपसे पूछा जा रहा है। a12 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 11d है ना। तो a का मान लिखो, a का मान प्रथम पद ये है 5 प्लस में 11 और गुने में d का मान कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दें, मतलब 8 में से घटा देंगे 5, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 3, तो d का मान 3 आ जाएंगे, तो 3। अब यहाँ पे रखो 5 और प्लस में 11 तिहाई 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। भिन्न त्रिज्या वाले, जैसे कि एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया है ना। मान लो ये 2 सेंटीमीटर, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। तो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब दिखने में वो एक जैसा होता है ना। साइड छोटा हो या बड़ा हो से कोई मतलब नहीं रहता है, तो समरूप होंगे। ठीक है, समरूप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे। अगला सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, जैसे एक ये वर्ग है ना, वर्ग बना रहे हैं, ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिंदु -6, -7 का कोटि होगा। आपको सबको पता है कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। x वाले को भुज, y को कोटि, तो कोटि पूछ रहे हैं यानी y का आंसर। तो y बराबर क्या है, -7 है, यानी कोटि निकाल लिया -7, तो -7 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदु -12, -18 का भुज है।
अब ये यहाँ भुज पूछा जा रहा है, तो x को भुज कहते हैं, y को कोटि, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -12, तो भुज निकल गया -12। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? सबको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये x वाले होते हैं, इधर माइनस के x वाले होते हैं, इधर y वाले होते हैं, इधर ऋणात्मक के y वाले होते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस वाले होते हैं। इधर क्या होते हैं, माइनस कॉमा प्लस वाले होते हैं। नीचे क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस वाले होते हैं। और नीचे क्या होता है, इधर जो होते हैं ना वो प्लस कॉमा माइनस वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो -5, -5 किस पाद में स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं, चिन्ह से मतलब। आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस किस में है, तृतीय पाद में है, यानी तृतीय पाद इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 क्या कहता है, बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी होगी। आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होती है मेरे भाई, दूरी सूत्र x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। चलिए मान पुट कर दे। x2 हमारे पास क्या है, 15 माइनस के 9 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 11 माइनस में y1 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब इसको तोड़ो, 15 में से 9 घटा देंगे, 9 6 15, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, प्लस में 11 में से 3 घटा दो, है ना, 8 3 11, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 रूट अंडर। 36 और 64 कितना होगा, 100 रूट अंडर 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या, प्लस माइनस के 100 100 का वर्गमूल प्लस माइनस के 10, तो प्लस वाले इसका यहाँ दिया हुआ आंसर यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 33 क्या कहते हैं, बिंदु P इतना की दूरी मूल बिंदु से है। बिंदु P इतना की दूरी मूल बिंदु से है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। तो मूल बिंदु की दूरी क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो x है, ये y है, x के जगह 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में वाई स्क्वायर 64 हो जाएंगे रूट अंडर। कितना हो जाएंगे, 36 64 100 रूट अंडर 10 आंसर, 10 इकाई आंसर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बिंदु A इतना, B इतना तथा C इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है, और उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास x3, ये हमारे पास y3 है ना, ये आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, सबको पता है x1 इंटू y2 माइनस के y3 और प्लस में x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2। ये सूत्र है, इसी पे फिट कर देना है इन सभी को, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 3, ये 5 गुना में था तो बटा में आ जाएंगे। ठीक है, अब cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b/h होता है। cos थीटा बराबर सूत्र b/h होता है, तो b और h का मान आ गया, b का मान 3, h का मान 5। तो अब हमें क्या निकालना होगा, p का मान। तो p बराबर क्या होगा, p बराबर सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का रूट अंडर। तो h स्क्वायर, h हमारे पास कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस में b स्क्वायर। तो b हमारे पास कितना है, b हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 रूट अंडर। तो हमारे पास 25 में से 9 को घटा देंगे, यही ना। चलिए घटा देते हैं।
ये हो जाएंगे 5, 16 आ जाएंगे, 16 रूट अंडर। तो p का मान आ गया, हम कह सकते हैं 4, p का मान 4 आ गया। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, 3 tan थीटा, 3 गुने में tan थीटा, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p बाई बी होता है। तो इसको रखेंगे 3 गुने में p का मान है 4 और बटे में b का मान कितना है, b का मान हमारे पास आया है 3, ये देखो 3 रख दिए। अब 3 से 3 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 36। 36 क्या कहता है, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा यहाँ पे। साइन थीटा है ना, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 है तो 1, 2 गुना में है तो बट्टा में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ से क्या करो, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p बाई एच होता है, बराबर 1/2। p का मान 1, h का मान 2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकाल लेना है b का मान। तो b निकालेंगे तो एच स्क्वायर अब माइनस के p स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, h हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और माइनस p स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। तो b का मान आ जाएंगे 3 का रूट अंडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे, 3 गुने में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, b बाई एच होता है, सॉरी b बाई p होता है। तो b का मान कितना है, रूट अंडर 3 p का मान कितना 1 है, इसका वर्ग कर दो और प्लस में 3। तो अब देखो 3 गुने में रूट 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा और प्लस में 3 हो जाएंगे, 3 तिहाई 9 और प्लस में 3, तो 9 3 12, 12 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 12। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 12 आंसर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 36 हो गया, 37 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, और ये सॉरी 1 + 10 स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, अब बटे में सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए, काटेंगे तो एक मरतबे, एक आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 38। 38 क्या कहता है, tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। अब देखिए मेरे भाई, tan थीटा बराबर है 4/3, है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हैं p बाई बी होता है। p का मान 4, b का मान 3। अब आपको h निकालना है, तो h बराबर सबको जोड़ दो, 4 का वर्ग 16 और प्लस में 3 का वर्ग कितना होता है 9 रूट अंडर, यही ना होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर, 16 9 25 रूट अंडर। h का मान कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, h का मान 5 आया। अब हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है p बाई एच, और प्लस में कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है b बाई एच, है ना। p का मान कितना है, p का मान हम देख रहे हैं, p का मान 4 दिया गया, तो 4 और बटा में h का मान कितना है 5 और प्लस में b का मान कितना है, तो यहाँ से देख सकते हो b का मान निकाले हैं ना, b का मान 3 है और बटे में h का मान 5, ये मैंने रख दिया। तो ये हमारे पास 4 3 7/5 आंसर आया, 7/5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने समझ लिया। हेलो 39 क्या कहता है, यदि रूट अंडर 3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। अब देखिए इसको यहीं से हल कर रहे हैं, tan थीटा रख देते हैं यहाँ, tan थीटा, साइन थीटा ना इधर आ गया बट्टा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, गुना में था इधर आ गया बट्टा में, बराबर 3 है तो 3, रूट अंडर 3 गुना में था इधर आ जाएगा बट्टा में, चला गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लो tan थीटा है ना,
तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, है ना। अभी मेन बटा तो बटा और साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा, इसके नीचे एक छिपा रहता है बिल्कुल। तो अगर हम ये मेन बटा बाटा को भाग को अगर गुना में ले जाते, बटा का मतलब भाग को गुना में ले जाएंगे तो एक ऊपर और साइन थीटा नीचे आ जाएंगे, है ना। तो वो कर लेते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा गुने में, भाग को गुना में ले जाएंगे तो एक ऊपर और साइन थीटा नीचे। तो कहने का मतलब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो एक बटे में कॉस थीटा बचा, है ना। और बराबर में 3 बटा में रूट अंडर 3 है, बराबर में 3 बटा में रूट अंडर 3 है, बराबर में 3 बटा में रूट अंडर 3 है। देखिए 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और बराबर में कितना हो जाएगा 3 बटा में रूट अंडर 3। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, तो इसका होगा एच बाई बी, ठीक है। अब हमको निकालना है पी निकालने का तरीका वही क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और माइनस में बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, और ये रूट अंडर, है ना, ये हमारे पास आ गया। तो p बराबर हो जाएंगे रूट अंडर 6, ये निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब p का मान आ गया रूट अंडर 6, इसमें मान हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा में फिट करेंगे ना। साइन थीटा वाला सूत्र क्या होता है p बाई एच, और माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है b बाई एच। तो p का मान कितना है मेरे भाई, p का मान है रूट अंडर 6 और बटा में h का मान कितना है हमने निकाला है, h का मान यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे, माइनस में b का मान कितना, b का मान रूट अंडर 3 है ना, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में b h का मान, अरे क्या यार b बाई एच, b का मान तो रूट अंडर 3, h का मान हमारे पास 3 रख दिए। लेकिन सब पे वर्ग है, ध्यान रखना। तो वर्ग, यहाँ भी वर्ग और यहाँ भी वर्ग कर देंगे, ठीक है। सबको तोड़ेंगे, रूट अंडर 6 का वर्ग तो 6 होगा, और बट्टे में 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस में रूट अंडर 3 का वर्ग 3 होगा, बट्टे में 3 का वर्ग 9 होगा। तो इसको जब हम इधर सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम आएगा, और इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस में 3 बराबर 3 बटा में 9, काटेंगे 3 तिहाई 9, मतलब 1 बटा में 3 आंसर आ जाएंगे। 1 बटा 3 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 40 क्या कहता है, 40 कहता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सबको पता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके होते हैं, सेक थीटा के, सेक थीटा। अब गुने में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा गुने कॉस थीटा क्या होता है, 1, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर रही छाया, है ना, पर रही छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखो 12 मीटर ऊंचे खंभे, यहाँ पे एक खंभा लगा दिए जिसका हाइट है 12 मीटर। ऊंचे खंभे जमीन पर देखो 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर रही छाया, मतलब मान लो कि यहाँ सूर्य भगवान छथिन, तो यहाँ से जो है ये खंभा है, खंभा का अगर रोशनी ई खंभा का, और खंभा का परछाई इधर पड़ेगा, है ना। तो उस खंभे की परछाई मतलब कितनी है, 4 रूट अंडर 3 मीटर है। पर रही छाया यानी परछाई, वही बात है, 4 रूट अंडर 3 मीटर है ना। तो सूर्य का उन्नयन कौन कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ये कौन ज्ञात करके बताओ कितना होगा। तो ये P और ये B किस में होता है, ये कौन आपको टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई B। P हमारे पास 12 और B हमारे पास 4 रूट अंडर 3 है, तो 3 काट दो, 4 तिहाई 12 कट गया। तो टेन थीटा बराबर आ जाएंगे 3 बट्टे में रूट अंडर 3, है ना।
इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। √3 ऊपर √3 नीचे, परिमेयकरण कर दिए तो इसमें गुना करेंगे 3 √3 हो जाएंगे और बट्टे में इसमें गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, है ना। तो टेन थीटा बराबर हो जाएंगे हमारे पास कितना, √3। ओके, तो √3 आ गए। तो भाई बताइए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर रूट का मतलब टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान। तो इसकी तुलना करेंगे तो थीटा के स्थान पे कितना 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर 60 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक, ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है, क्या कहलाएगी। कहता है एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर जैसे मान लो कि ये वृत्त है और इस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर दो बिंदु पे ही प्रतिच्छेद की, इसको व्यास नहीं कहेंगे, व्यास भी कह सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास ही कहते हैं, इसलिए व्यास कह सकते हैं। ऑप्शन में नहीं था, जीवा था सिर्फ, इसलिए जीवा में मार दिए। ठीक है, आगे 43 क्या कहता है, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध है। जैसे एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, जैसे कि मान लो हमारे पास ये वृत्त है और यहाँ से यहाँ तक व्यास है, इस व्यास के सिरा की ये है कि ये है, इस पर खींचे गए रेखा को क्या कहेंगे। तो इस पर खींचे गए जो स्पर्श रेखा है उसको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे, क्योंकि बीच की दूरी समान होगी, इसमें समांतर है। ठीक है, पैरेलल। 43 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कहता है 44 कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि इतना है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। ठीक है, बराबर में 4 पाई है तो 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर कितना होगा 4, आई 2 गुना में तो बट्टा में 2 दूनी 4 कैंसिल, तो r का मान हो जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर हो जाएंगे। आंसर ये हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 क्या कहता है, कहता है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। एक घड़ी की, देखो एक घड़ी है, ये घड़ी है समझो, वृत्ताकार होता है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा, मान लो यहाँ पे मिनट वाली सुई है, हेलो मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। 1 मिनट में, मान लो कि 1 मिनट मतलब मान लो कि टिक 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 करते यहाँ तक चला है, इसके द्वारा बनाया गया कोण आपको कह रहा है निकालने के लिए कितना होगा। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 1 घंटा या एक घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में पूछ रहा है, 60 मिनट में अगर ये पूरा एक घड़ी की मिनट वाली सुई घूम जाएगा तो 60 मिनट कर लेगा। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने हो जाएगा 360 डिग्री बटे में 60, 60 छक्के कितना हो जाएगा 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न क्रमांक 46 है। ये प्रश्न मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, ये आप करके लाना। ठीक है, और कमेंट करके बताना। ठीक है, 47 का क्या होगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन होगा, आयतन आपको निकालना है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए बुआ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6l स्क्वायर, है ना, बराबर क्या होगा 216 है ना। तो इसका आयतन क्या होगा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। l स्क्वायर बराबर में 216 बटा में 6 से गुना करो इसको तो कितना होगा, काटो 36 18 18 3 21 छता 1 36 हो जाएंगे। तो l स्क्वायर बराबर 36, तो l बराबर कितना हो जाएगा 36 का रूट अंडर, तो l का मान आ जाएगा 6, है ना, l का मान 6 आ गया। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है L³
मतलब एल क्यू यानी भुजा क्यू, मतलब 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होता है वो आप रख देना, मतलब 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 6 गुने में 6 गुने में 6 है ना, 6 × 36 और 36 छक्के गुना करके आपको बता देना है, 6 × 36 के 6 हासिल हो जाएगा 3 छत्री 18, 18 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी क्यूब होगा। ओके 216 आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 48 कहता है इतना इतना का बहुलक क्या है। बहुलक आपको ज्ञात करना है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक। 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, 9 इसका आंसर हो जाएगा, यही ज़्यादा बार रिपीट है। 48 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 49 प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक पूछ रहा है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना होगा। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजा लेते, पहले 6 है उसके बाद 7 है, पहले 6 था उसके बाद मैंने 7 लिखा, उसके बाद हम 8 लिखते हैं, है ना। 8 के बाद क्या है, 8 हो गया ना, 8 के बाद 12 है, 12 भी हो गया, उसके बाद क्या है 13 है, तो 13 भी हो गया, उसके बाद 14 है, तो 14 भी हो गया, उसके बाद 15, तो 15। अब देखो हम जब माध्यक ज्ञात करते हैं ना तो बीच वाला देखते हैं, जो बीच में होगा वही आंसर हो जाएगा। 3 इधर से निकालो, 3 इधर से निकालो, बीच में ये 12 है, 12 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 राइट आंसर है। मान लो एक और संख्या बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 16 कर देते, तब क्या होता, तब उस स्थिति में 2 गो संख्या बीच में आता है ना, 3 इधर से निकालते और 3 इधर से निकालते, तो ये 12 प्लस में 13 आता है। जब मान लो कि 16 बढ़ जाता है तब तो दूसरी संख्या, अब वो ऐसे सॉल्व कर देते हैं हम आपको। ठीक है, जैसे 16 एक संख्या बढ़ा दी, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो बीच इधर से 3 निकालो और इधर से 3 निकालता, तो बीच में ये दोनों आता, 12 प्लस में 13, तो दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग देते, आंसर निकल जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 50 कहता है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है 0 होता है। प्रायिकता कभी भी प्रायिकता का आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में, या तो 0 या तो 1 या फिर 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। आई होप कि ये 50 प्रश्न समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। और हमारे द्वारा 299 का एक कोर्स चलता है जिसमें जो भी पढ़ाई होता है उसका PDF मिल जाता है। ओके, पीछे जितने भी पढ़ाई हो चुके होंगे सब मिल जाएगा आपको। ओके, तो नंबर है 85 81 80 29 29, ये नंबर है। इसी नंबर पे आपको पे करना है और स्क्रीनशॉट मार के इसी नंबर पे आपको भेजना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।